दोस्तों, कुंभ का मेला हो और उसमें कोई चमत्कार ना हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना, कोई हादसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां इस बार के कुंभ में पहले ही दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान करके रिकॉर्ड बनाया, वहीं पर 3600 कुछ लोग ऐसे थे जो कि मेले में गायब हो गए, मेले के भागम भाग में अपनों से बिछड़ गए। लेकिन इस बार मेले में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे व्यवस्था की गई है कि जिनको तुरंत ढूंढकर उन्हें अपनों से मिला दिया गया। यानी शाम तक जो भी बिछड़े हुए लोग थे, सारे लोग मिल गए। लेकिन दोस्तों, हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक बार बिछड़ गए कुंभ जैसे मेले में, वो फिर अपनों से कभी नहीं मिल पाते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी पिछले बार के कुंभ में। 2013 का जब कुंभ लगा था प्रयागराज में, एक 11 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार ही था कि 12 साल बाद जो इस बार का कुंभ था, उस कुंभ में फिर से वो अपने माता पिता को उसी जगह पर मिल गई जिस जगह से खोई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार वो बेटी अपने माता पिता से मिल तो जाती है, लेकिन इन 12 सालों के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, वो ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है कि दोस्तों, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सुनने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। लेकिन वो 12 साल तक कहां थी, क्या कर रही थी, क्या क्या हुआ उसके साथ, दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है 2013 की। गुजरात का एक परिवार, जो कि बहुत गरीब परिवार होता है, माता पिता और 2 बच्चे, वो ट्रेन पकड़कर 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ लगा था, उसमें वो स्नान करने के लिए आते हैं। अब वो शाम को पहुंचते हैं तो मेले के बाहर जो तंबू वगैरह लगे थे, जो कैंप लगे थे, वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वो लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सुबह ये हुआ कि जैसे ही सुबह होगी, हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का, वहां पर हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद कुछ घूमेंगे टहलेंगे और फिर शाम को जो है ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात चले जाएंगे। अब दोस्तों, यही उनका प्लान था। जो युवक था उनका नाम गंगाराम होता है और जो 2 बच्चे थे, एक 11 साल की बेटी जिसका नाम बबीता होता है और 13 साल का एक बेटा जिसका नाम विवेक होता है। इसके अलावा जो पत्नी थी उनका नाम शारदा होता है। तो ये लोग दोस्तों वहां पर रुकते हैं और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं, उनकी आंख खुलती है, वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए और वहां पर जाते हैं, स्नान वगैरह भी करते हैं। और स्नान करने के बाद वो लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है उनके जो पिताजी थे, जो गंगाराम थे, वो कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम टहल लिया जाए, थोड़ा मेले में और कुछ देख लिया जाए। लेकिन जो बबीता थी, जिसकी उम्र 11 साल की थी, वो दोस्तों थक चुकी थी। वो कहती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सुबह ही आप लोगों ने जगा दिया। क्योंकि दोस्तों घर पे रहती थी तो जाहिर सी बात है 7-8 बजे तक सोती ही होगी। तो इसीलिए वो कहती है कि नहीं, मुझे फिर उस जगह पर जाना है जहां पर वो जाके आराम कर सके। लेकिन जो बेटा था 13 साल का, जो विवेक था, वो दोस्तों कहता है कि नहीं, मुझे घूमना है। वो घूमने के जिद पर अड़ा हुआ था। और जो बबीता थी, वो अपने माता पिता से, गंगाराम से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरीके से दोस्तों उस भाई बहन में लड़ाई होता रहा, झगड़ा होता रहा। लेकिन माँ बाप भी चाहते थे कि 12 सालों के बाद कुंभ आता है, फिर पता नहीं आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना खर्चा करके आए हैं तो कम से कम घूम लेना चाहिए। तो वो लोग जो है बबीता के बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसको संभालते हुए कहते हैं कि अभी चलेंगे चलेंगे, इस तरीके से घूमने लगते हैं। लेकिन जो बबीता थी वो हट करने लगती है। वो चलते चलते रुक जाती, उसके बाद कहती मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं घूमना। और जब उसके माता पिता कुछ दूर आगे निकल जाते तो फिर वो दौड़कर उनके पास पहुंच जाती। ऐसे ऐसे करते हुए करीब 1 घंटा बीत गया। ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़ में वो चारों लोग भी घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब उनको नहीं पता था कि उनके पीछे 2 ऐसे लोग लगे हैं जो कि बच्चों को चुराने का काम करते थे, ऐसी ऐसी लड़कियों को उठाने का काम करते थे। उन लोगों को पता ही नहीं था। अब गंगाराम तो ऐसे घूम रहे थे, लेकिन 5 मिनट के बाद उन्होंने महसूस किया कि शायद बबीता कहीं रुक गई है और अब की बार वो वापस नहीं आई, काफी देर हो गया। फिर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बबीता का कहीं अता पता नहीं था। वो लोग जो है अब उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, बबीता बबीता कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो लोग सोचते हैं कि शायद
तंबू में चली गई हो, लेकिन अकेले वहां भी नहीं जा सकती थी क्योंकि तंबू का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। फिर वो लोग दौड़कर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, तंबू में जाकर देखते उस जगह पर तो बबीता वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद वो खोया पाया केंद्र जो होता है वहां पर जाते हैं और शिकायत करते हैं कि मेरी ऐसी सी बेटी है, नाम बबीता है, उम्र 11 साल की है, गोरी है, सुंदर है, लेकिन वो गायब हो गई है। अब वो लोग मेले में अनाउंसमेंट करते हैं, माइक में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसी कोई लड़की मिले तो उसको कृपया किसी भी कैंप में पहुंचा दें, और कैंप का जो नंबर था वहां पर पहुंचाने के बाद कैंप का नंबर बता दें। लेकिन दोस्तों हर तरफ ढूंढने वाले थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन दोस्तों अब कई लोग जो खोए लोग थे वो मिल जा रहे थे, लेकिन बबीता एक ऐसी थी जो कि शाम हो गई और नहीं मिली। जब अगले दिन भी सुबह तक नहीं मिली तो माता पिता, जो कि उसी शाम उनको ट्रेन पकड़कर गुजरात जाना था, लेकिन वो फिलहाल नहीं जाते हैं, अगले दिन जो है वो पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और बाकायदा उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और उसके बाद जो पुलिस थी वो उसे ढूंढने में लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, माता पिता परेशान थे, मां का रो रो कर बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई पता नहीं, 1 हफ्ता बीत जाता है, बबीता का कोई पता नहीं कि वो आखिर गई तो गई कहां। उसके बाद वो लोग थक हार कर अपने घर चले जाते हैं गुजरात, और पुलिस वाले बोलते हैं कि जाइए, जैसे वो मिलेगी उसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आपको जो है सूचना दे देंगे। अब दोस्तों उनके पास कोई फोटो भी नहीं थी कि जो उनको दे सके कि हाँ ये मेरी बेटी है, क्योंकि उनके पास मोबाइल वगैरह था नहीं, 2013 की बात है, स्मार्टफोन नहीं था, छोटे फोन थे उनके पास, और कोई उसका फोटो भी हाल फिलहाल का नहीं था। बच्चेपन का एक फोटो था जो कि 2-3 महीने बाद जो बबीता के पिताजी थे वो पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं प्रयागराज में और कहते हैं कि ये जो है फोटो है मेरी बेटी की, लेकिन उस फोटो से 11 साल की बच्ची का मिलना इम्पॉसिबल था। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं, आपकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है अब तक, जैसे ही मिलेगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। अब फिर जो गंगाराम थे वो थक हार कर गुजरात चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे रोग आकर उस बेटी के बारे में संतोष कर लेते हैं। दोस्तों 3-4 साल बीत गए, कई बार जो है गंगाराम गुजरात से इलाहाबाद आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं और अपने बेटी का पता लगाते हैं, पुलिस थाने पर जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। अब एकदम थक हार चुके थे, वो समझ चुके थे कि अब उनकी बेटी जो है वो उनको कभी नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर जाकर वो जो मेहनत मजदूरी करते थे अपना वही काम करने लगते हैं, संतोष मान लेते हैं। इधर जो बेटा विवेक था वो बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। दोस्तों 12 साल का वक्त बीत गया, 2025 आ गया, उस कुंभ से लेकर इस महाकुंभ का समय आ जाता है। अब दोस्तों महाकुंभ का समय आ जाता है। जो बबीता की मां थी वो अपनी बेटी को याद कर करके रो रही थी। वो अपने पति से कहती हैं कि मुझे बबीता की बहुत याद आ रही है, और एक बार चलो गंगा मैया से चल के मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर हम लोगों ने क्या पाप किया था, हम लोग यहाँ कौन सा पाप करने आए थे कि उन्होंने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। चल के उन्हीं से मांगूंगी, उन्हीं से शिकायत करूंगी। लेकिन जब गंगाराम ये बात सुनते हैं तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं कसम खा लिया हूं कि मैं कभी कुंभ नहीं जाऊंगा, और अब मैं नहीं जा सकता। कुंभ जाने की वजह से हमसे हमारी बेटी बिछड़ गई। लेकिन अब वो जिद पर अड़ जाती हैं, कहती हैं नहीं, मुझे अपनी बेटी की याद ताजा करनी है, भले ही मैं जाऊंगी और उस जगह पर जाऊंगी, कम से कम रोऊंगी, बिलखूंगी, उसके लिए तड़पूंगी, मेरा मन कर रहा है, मेरा जाने का मन कर रहा है। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, और अगर मैं अकेली चली गई तो जैसे बेटी को खो दिए वैसे मुझे भी खो दोगे। अब वो सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि सही बात कह रही है, अगर ये अकेली जाएगी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, एक बार फिर चलते हैं, कुंभ में कम से कम नहाकर ही चले आएंगे। तो वो लोग आने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जो विवेक था अब उसकी उम्र करीब 25 साल की हो गई थी। वो पिछले कई सालों से कभी अहमदाबाद तो कभी मुंबई ऐसे इधर उधर काम करता था, तो इस समय मुंबई में है। उसने अपने माता पिता से कहा ठीक है, मैं पैसा वगैरह भेज देता हूं, जाओ आप लोग वहां पर घूम आओ। अब दोस्तों वो लोग ठीक पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रेन पकड़ते हैं और उसके बाद इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज आते हैं, और फिर वहां पर तंबू वगैरह लगा था वहीं पर आकर शरण लेते हैं। और फिर उनका प्लान था कि चलो कल सुबह
स्नान करेंगे। लेकिन इस बार उनके मन में कोई हौसला नहीं था, कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि हर कदम पर जो बबीता थी उसकी यादें उनको कचोट रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसको खींच के ले जा रहा है, या फिर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो गंगा जी में डूब रही है। तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। तो इसीलिए जो है तरह तरह के ख्याल उनके मन में आ रहे थे। इसीलिए जो बबीता की मां शारदा थी वो दोस्तों बात बात पे रोने लगती, और जो उनके पति थे गंगाराम वो भी रोने लगते, लेकिन वो संभालते, कहते कि मत रो, क्यों रो रही हो। अब दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन 14 जनवरी की ये बात है कि वो लोग नहाने के लिए गंगा जी में गए और डुबकी लगाकर जैसे ही आ रहे थे दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि सामने जो है उनकी बेटी उन्हें मिल जाती है। बबीता जो है जैसे देखती है अपने मां को वो पहचान जाती है और उनके गले से लिपट कर रोने लगती है। कहती है मुझे पता था कि आप लोग आएंगे। अब जैसे उसकी मां देखती है, गंगाराम देखते हैं, वो भी रोने लगते, एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों बबीता उनके गले से लिपट कर रो रही थी। उसके बाद वो पूछते हैं कि बेटी कहाँ खो गई थी, क्या हो गया था तुम्हारे साथ, और सब कुछ वो पूछते हैं। लेकिन दोस्तों तभी एक लड़का आता है, वो उन लोगों से नमस्ते करता है और फिर वो बबीता से पूछती हैं ये कौन है। बबीता कहती है कि यही मेरा सब कुछ है और इसी के सहारे तो मैं जिंदा हूं। अब दोस्तों जब वो लोग अपने बेटी के मिलने की खुशी जो है विवेक से फोन करके सोचे विवेक को बता देते हैं, तभी दोस्तों बबीता जो थी वो मना कर देती है। कहती है नहीं मम्मी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लायक हूं भी नहीं। उसके बाद कहती है कि चलो कहीं बैठते हैं, और उसके बाद दोस्तों अपनी कहानी बताती है। एक जगह एकांत में वो लोग जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो कहानी बताती है उसको सुनने के बाद उसके माँ बाप का कलेजा फट जाता है। दोस्तों उस दिन जब वो उनके पीछे पीछे भाग रही थी, बात बात में रुक जा रही थी, तभी दोस्तों दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। और जब वो देख रहे थे कि बेटी इनकी जो ये लड़की है ऐसे ऐसे जिद पर अड़ी हुई है, तो वो लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें आराम करना है तो जहां तुम्हारा झोला वगैरह रखा हुआ है वही बगल में हमारा भी रखा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, चलो तुम वहीं पर सो जाना। अब दोस्तों जो बबीता थी उनके बातों पर यकीन कर लेती है और उसके बाद वो उनके साथ चल देती है। लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो कोई चीज उसे सुंघा देते हैं जिससे वो अपनी सुध बुध खो देती है। उसके बाद वो उस जगह पर ना ले जा करके मेले से बाहर लेकर जाते हैं, और उसके बाद वहां पर पहले से एक कार उनका इंतजार कर रही थी, वो उसको लेकर उसमें बैठ जाते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वो वहां से बिहार लाई जाती है, बिहार से वो पश्चिम बंगाल लाई जाती है, और दोस्तों फिर उसके साथ जो होता है बहुत बुरा होता है। ये तीनों लोग उसके साथ जो भी गलत करते हैं करते ही हैं। उसके बाद उसे एक कोठे पर बेच देते हैं जहां पर वो 6 साल तक रहती है, यानी कि 2013 से 2019 तक कोलकाता में दोस्तों उसे वेश्यावृत्ति करना पड़ता है। अब दोस्तों उसके बाद जब 6 साल बीत जाते हैं तो वो लोग उसे फिर दिल्ली भेज देते हैं, और दिल्ली में जाकर उसे यही काम करना पड़ता है। उसे कैद करके रखा जाता, कोई बाहरी संपर्क उससे नहीं होने दिया जाता, और दोस्तों उसके साथ जो जो कुछ हुआ वो बता भी नहीं सकते कि क्या क्या हुआ। अब दोस्तों जब दिल्ली के कोठे पर बबीता को 4 साल बीत गया तो एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, जो कि बिहार का था, वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में काम करता था और उसका कोठों पर आना जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात बबीता से होती है और बबीता का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। कई बार आने जाने के दौरान दोनों में बातचीत हुई, और वो जो है जब बबीता की आप बीती सुनता